कोविड ओपीडी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ब्लैक फंगस किस तरह से आपके शरीर में प्रवेश करता है और कैसे आपको बीमार बनाता है, इस पर हमारे सहयोगी अजीत ने गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग मित्तल से समझने की कोशिश की है। सुनिए। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनुराग मित्तल हैं, इनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर कि ये ब्लैक फंगस कितना परेशान करता है आंखों में। ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारा इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ हमें दिखाई देता है। और ये ब्लैक फंगस अभी से नहीं, ये ब्लैक फंगस हमेशा से ही है, लेकिन अब ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा हम स्टेरॉइड दे रहे हैं और स्टेरॉइड देने की वजह से उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब हम इस ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा मरीज अपने अस्पताल में देख रहे हैं। स्टेरॉइड से हम जो मरीज है उसकी जो लंग की हालत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टेरॉइड देने की वजह से क्या होता है, इंसान का शरीर का जो शुगर है वो बढ़ जाता है और शुगर बढ़ने की वजह से जैसे कि डायबिटीज का एक मरीज होता है उसके अंदर धीरे धीरे करके उसके शरीर के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगता है। उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से जो हमारी फंगस है वो फंगस हमारे सबसे पहले नाक में, यहाँ जो हमारी नाक की म्यूकोजा होती है जिसे हम नेजल म्यूकोजा बोलते हैं, नाक की स्किन अंदर की तरफ, वहां पे आके वो अपना असर दिखाती है। तो वो कैसे होता है, ये हमारे नॉर्मल साइनसेस हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, और यहाँ पे हम दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये एक हेल्दी साइनस है जिसके अंदर हवा भरी होती है और म्यूकोजा होता है, और ये वाला जो साइनस है इसके अंदर हम जब हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे म्यूकोजा क्या है सर, देखिए एक आम जनता को समझने के लिए म्यूकोजा क्या है। म्यूकोजा एक परत होती है नाक के अंदर, जैसे स्किन की हमारी ये परत है, इसी तरह से जैसे हमारे मुंह के अंदर जब हम मुंह खोलते हैं अजीत, तो मुंह खोल के जो हमें पिंक कलर का जो हमें पूरा दिखाई देता है उसको हम ओरल म्यूकोजा बोलते हैं। देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही दवाओं की कमी हो रही है। सुनिए। आज की स्थिति ऐसी है कि म्यूकरमाइकोसिस के कुल मिला के महाराष्ट्र में 2245 इतने केसेस आज रजिस्टर्ड है। सेकंड, इसमें डेवलपमेंट एक है कि हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये डिजीज़ म्यूकरमाइकोसिस को हम नोटिफाइड डिजीज़ बोल के उसका एक अलग स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके तहत हर कोई पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस का हमारे स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर होगा और उसके पूरा ट्रीटमेंट के हद तक भी हमारे को पूरी मालूमात, अपडेटेड इंफॉर्मेशन पूरी मालूमात होगी। इस बीच एमपी में ब्लैक फंगस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहां 743 मरीजों की पड़ताल में 73% मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें बिना स्टेरॉइड दिए संक्रमण हुआ। 38% को कभी कोरोना हुआ ही नहीं। सिर्फ 25% मरीज ही ऐसे पाए गए जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान ऑक्सीजन दी गई थी। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में 774 केसेस की स्टडी के बाद ये पता चला है कि अब ये ब्लैक फंगस उन लोगों को भी ग्रसित कर रहा है जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने हमीदिया अस्पताल है, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज में ये रिसर्च हुई है जिसमें प्रदेश भर से जो ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीज थे उन 743 मरीजों की जब केस स्टडी की गई, उनका रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि मध्य प्रदेश में 73% मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें कभी स्टेरॉइड नहीं दिया गया, 38% मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ और 25% ऐसे हैं जिन्हें कोविड के दौरान ऑक्सीजन देनी पड़ी थी। यानी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन देने से या ज़्यादा लंबे वक्त तक वेंटिलेटर पर रखने से, स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस की शिकायत होती है, लेकिन 25% ऐसे लोग मध्य प्रदेश में सामने आए हैं जिन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी, कभी कोरोना हुआ ही नहीं, कभी ऑक्सीजन नहीं दी गई, कभी स्टेरॉइड नहीं दिया गया, जिसके बावजूद इनको ब्लैक फंगस हो गया। अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, सरकार पशोपेश में है कि आखिर उन लोगों को कैसे ब्लैक फंगस पीड़ित कर रहा है
जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ। इस पर मध्य प्रदेश के साइंटिस्ट और रिसर्च विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में नए डिसीजन सरकार ले सकती है। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो देखिए, जैसे कोविड की टेंडेंसी को समझना अभी तक बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत ही मुश्किल रहा है, उसी तरह से ब्लैक फंगस को लेकर के भी नए नए दावे किए जा रहे हैं। हम आइए फिर से एक बार अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रचना शर्मा और डॉक्टर किशोर सरदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस हिस्से की शुरुआत में डॉक्टर किशोर आपके साथ करना चाहती हूँ। और जो रिपोर्ट हमने मध्य प्रदेश के बारे में अभी दिखाई वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी है, क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं, 73% मरीज ऐसे हैं जिन्हें स्टेरॉइड कभी नहीं दिया, क्योंकि कोरोना के इलाज में उनको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही ठीक हो गए होंगे। कई मरीज ऐसे हैं जिनको कभी कोरोना हुआ ही नहीं, उन्हें भी ब्लैक फंगस की शिकायत हो गई। आखिर इसे समझने की कोशिश तो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये बीमारी जितनी अभी खतरनाक लग रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं है, अभी तक कोरोना को पूरी तरह से समझा नहीं जा चुका है, क्योंकि ये 1 साल 2 साल ही हुए हैं। इसका रिसर्च काफी हद तक चल रहा है, लेकिन जो स्टेरॉइड देने से ही ये बीमारी होती है ये भी गलत है। जैसे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कोरोना से होती है, वैसे बहुत से डिसीजेस से, बहुत से इससे जी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने के बाद में जो स्पोर्स अपने नेचुरल पाथ में है, नोज में है, उनको फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे वो उनकी ग्रोथ होने लगती है, और जैसे उनकी ग्रोथ होगी वो फुल ब्लोन पिक्चर देगा जी। तो ऐसे इम्यूनिटी जब भी कम होती है बॉडी में, तो उसकी काफी कुछ वजह है, जैसे डायबिटीज है, अदर डिसीजेस है, लोगों की लाइफस्टाइल है, और भी कोई मेजर इलनेस है। अगर ये भी नहीं है तो फिर अभी इस पर रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है करके, और कुछ दिन में ये साफ हो जाएगा। जी डॉक्टर रचना, अगर ये सामने आ रहा है कि कई ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से कभी संक्रमित नहीं हुए, उसके बावजूद ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, और बीच में ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जिन्हें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिया गया उस वजह से भी कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो ब्लैक फंगस का शिकार हुए, लेकिन मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कभी नहीं दिया गया फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। आखिर ये जो तमाम मालूमात हो रही हैं धीरे धीरे करके, वो किस तरफ इशारा करती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे कि डॉक्टर किशोर ने कहा कि कुछ ना कुछ अंडरलाइन कारण तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि फंगस जो कि हमेशा से हमारे आसपास है, हमारी बॉडी के ऊपर भी है, एंड जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आके हम पर अटैक कर लेता है, तो अभी हम कुछ कारण तो ढूंढ पा रहे हैं, कोविड, डायबिटीज या फिर कोई और कंडीशन जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो। बट जो केसेस की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिसमें ऐसा हुआ, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या कारण रहा उन पेशेंट्स में। हो सकता है कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स सामने आए जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि मोटे तौर पे आजकल हम सिर्फ 2-3 चीजों की बात कर रहे हैं, कोविड, ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और डायबिटीज और स्टेरॉइड्स। क्या उसके अलावा कुछ और कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो जब तक पता तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पूरी तरह से इस बीमारी को समझने के लिए, इसके इलाज को समझने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर रचना, ये भी कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, खराब क्वालिटी के सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। इसमें आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विकास कुमार जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका क्या सवाल है? मैडम, ये कह रहे हैं हमारी बच्ची और मेरी बच्ची और मिसेज है कोरोना से पीड़ित है अभी, लेकिन उनके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। 8 से 10 दिन हो गए। शुरू में खांसी हुई जरूर हुई थी, वो बच्ची के बुखार था, और लेकिन अब उनको रेगुलर दवाइयाँ दी जा रही है तो उनके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। दोनों को आइसोलेट कर रखा है अलग रूम में दोनों को, लेकिन अब कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ना खांसी हो रही, ना बुखार हो, ना कुछ हो रहा, और ना कोई तकलीफ भी है, लेकिन उनको फिर भी अलग कर रखा हमने। आज एक विशेष के हो गए 10 दिन और बच्ची के हो गए 14वां दिन है, तो उनको क्या वैसे ही रखना चाहिए क्या, या पहले टेस्ट करा के देखें इनका? डॉक्टर रचना, तो आपने अभी तक उनका टेस्ट नहीं कराया? नहीं, स्टार्टिंग में कराया था जब पॉजिटिव आई थी आज के विशेष का 10 दिन पहले, और बच्ची का
बच्ची का मान के चलो कम से कम 8-9 दिन पहले। तो अच्छा, उसके बाद इसमें ऐसा कोई होता है? अब सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स तो आ रहे नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है अब इनको कोई ज्यादा, लेकिन आइसोलेट कर रखा हमने, अलग ही खाना वाना दे हाँ देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अच्छी बात है कि आपने आइसोलेट किया हुआ है। हाँ। इसमें ये और है इनको कि रेगुलर जिस दवाई दिन देनी से है कि जैसे वो कह रही है हमें दवाई की क्या जरूरत है, तो जो दवाइयाँ और जैसे पैरासीटामोल ये इनको छोड़ के बाकी दवाइयाँ तो दे रहे हैं हम, साइक्लोवैक्सीन जैसे जिंकोविट ये दवाइयाँ वो दे रहे हैं। विशेष पे थोड़ी बहुत कल पर जो खांसी हो रही थी हल्की फुल्की, नहीं बच्ची के तो कुछ नहीं हो रहा, तो बच्ची की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो ठीक हो गई हो उसके मिसेज के साथ रखें या उसे अलग करें। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आपके पास 2 मरीज हैं घर पे जिनको दोनों को कोरोना है, आप दोनों को अलग अलग रूम में ना रख के एक रूम में रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में अक्सर इस बीमारी का बहुत सीवियर प्रभाव नहीं देखा जा रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, बट कम से कम आपके बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि आपका बच्चे को शुरू में जो तकलीफ थी उसके बाद अब बच्चा ठीक है, लेकिन इस बच्चे को हमें पूरा 17 डेज का आइसोलेशन कंप्लीट करना है ना, 17 दिन का टोटल आइसोलेशन कंप्लीट करना है। क्या कोई दवाई देने की ज़रूरत है? अगर बच्चे को बुखार नहीं आ रहा है तो बच्चे को किसी भी प्रकार की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यानी कि जो भी तकलीफ है उसी का इलाज करने की ज़रूरत है। रही बात बड़ों की, तो बड़ों को भी जो शुरू में बुखार के लिए दवाई दी जाती है और उसके अलावा 3 से 4 दिन का एक कोर्स होता है। उसके अलावा अगर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है तो उनको भी किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन पर निगाह रखनी है, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है और उनका टेम्परेचर लेते रहना। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छा खाना, साफ सुथरे तरीके से रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है, और टोटल 17 डेज का आइसोलेशन कंप्लीट करना। ठीक है, अब जरा मैं अपने पहले वाले सवाल पर लौटती हूँ। डॉक्टर रचना, पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं चाहती हूँ कि इस पर डॉक्टर किशोर आप भी अपना ओपिनियन दें। हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कहा जा रहा है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखने से जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीज हैं उनको ब्लैक फंगस का संक्रमण होता है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि खराब क्वालिटी के सैनिटाइजर के इस्तेमाल से संक्रमण होता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, डॉक्टर रचना? देखिए, हाइजीन का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारा शरीर ऑलरेडी कम इम्यूनिटी के उस पर है, तो फिर ऐसे में हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हम ये ना भूल जाएं कि हम जो अपना नॉर्मल नहाना धोना, चीज़ों को सफाई करना, वही उस पर ही कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो। एक और कारण सामने आता है कि जो मास्क हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो कपड़े के मास्क हो या किसी भी प्रकार के मास्क हो, अगर आप उनको रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं तो उनको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो सारे मास्क जो है वो गीले हो जाते हैं, उनको हम रख देते हैं, उन पर फंगस हो सकती है। पता चलता है हम 4-5 दिन बाद घर के बाहर गए और हमने वापस वही लगा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जी। अच्छा, आपका दूसरा सवाल सैनिटाइजर से रिलेटेड, उसका जवाब बहुत मुश्किल है कि क्या सैनिटाइजर यूज करने से फंगस बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्या खराब क्वालिटी के सैनिटाइजर्स हैं? तो आप मुझे बताओ, एक आम जनता कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये पर्टिकुलर सैनिटाइजर अच्छा है और कि एक पर्टिकुलर सैनिटाइजर खराब? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि घर में साबुन से हाथ धोना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ तरीका है अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के। ठीक है, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर किशोर सारदा, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा से। ओम प्रकाश जी, आपका क्या सवाल है? ऐसा जी, मेरे को कोरोना का टीका लगा था। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, कोरोना का टीका लगवाया था मैंने। तो 15-20 दिन हो गए, तो मेरे को जो टीका था मैं टीका लगवाने के बाद
डॉक्टर सरदा, अगर आप सवाल समझ पाए हो प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, प्रॉपर नहीं समझा, लेकिन उन्होंने टीका लगाया है इतना ही समझ में आया है। ओम प्रकाश जी, एक बार सवाल फिर से एक बार रिपीट करें। आप टीका लगवाया, उसके बाद कुछ दिक्कत आई आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। डॉक्टर किशोर, जो सवाल मैंने डॉक्टर रचना से पूछा था उस पर भी आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। और टीका लगवाने के बाद भी कई तरह की शंकाएं लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। सही है, रचना जी ने तो बहुत ही अच्छा एलेबोरेट किया है कि आप हाथ धोइए। हाथ धोना ये बहुत सी बीमारियों को कम करता है, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। तो आपका जो कॉमन एनीमिया वगैरह दिखता है, लोगों में रक्त क्षय दिखता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो हाथ धोने की तो ये परंपरा चालू ही रखनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बताया कि मास्क के बारे में, तो मास्क आप अगर पॉसिबल है तो मल्टीपल मास्क आप रखिए और उसको 1, 2, 3 दिन के बाद में धो के सुखा के बराबर फुल सनशाइन में सुखा के फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तीसरी बात रही सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को अगर 70% उसमें अल्कोहल होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो सैनिटाइजर बाजार से निकाल देना चाहिए। अभी कुछ बहुत से सैनिटाइजर ऐसे आ रहे हैं जैसे आयुर्वेदिक वगैरह है, मैं आयुर्वेदिक को नाम नहीं रखूंगा, लेकिन ये अल्कोहल परसेंटेज बहुत ही जरूरी है उसमें, जो 70%। बिल्कुल, अल्कोहल परसेंटेज चेक करना बहुत जरूरी है अगर गलत क्वालिटी का आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो नहीं, और भी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र हो या फिर आप मास्क किस तरह पहन रहे हैं, ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर किशोर, लेकिन जो बात अभी हमारे कॉलर कह रहे थे टीके को लेकर, वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण का मामला आ रहा है। अगर मान लीजिए वैक्सीन लगाने के बाद किसी डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है, तो क्या ब्लैक फंगस होने के चांसेस कम जाते हैं? क्या इसके लिए भी वैक्सीन कारगर हो सकती है? डॉक्टर किशोर, वैक्सीन तो कारगर होती ही है, वैक्सीन तो लेना ही है, लेकिन वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है और 70% लोगों में ये कारगर है, इसलिए 30% लोगों में आपको ये दिख सकता है कि इसके टीकाकरण के बाद में भी उनको कोरोना हुआ है। तो ये जो मॉडर्ना की या फाइजर की वैक्सीन है, उनका कहना है कि ये 90% तक वो इस अच्छी होगी, लेकिन वो अपने देश में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अपने देश की वैक्सीन बहुत ही बढ़िया है, तो लोग उनको लें और वैक्सीन के बाद में जो भी संक्रमण होगा कोरोना का, उसका सीवियरनेस बहुत कम होगा, ठीक, बहुत ही कम होगा। और ब्लैक फंगस के मामले में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जी, लेकिन अगर डायबिटीज अभी बहुत कुछ समझा जाना बाकी है। लेकिन एक और मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वक्त मेरे पास जरा कम बचा है। डॉक्टर रचना शर्मा, मेरा सवाल एम्फोटेरेसिन बी को लेकर के है, जो कि इंजेक्शन है, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कालाबाजारी की खबरें शुरू हो गई हैं, उसकी किल्लत तमाम राज्यों में हो गई है, इसकी शिकायत की जा रही है और ब्लैक मार्केटिंग को रोक करके किल्लत दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक मरीज को 6 से 7 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा कीमत में मिल रहा है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस इंजेक्शन का कितना महत्व है ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए, और अगर मिलने में देरी होती है तो फिर किस तरह के कंसिक्वेंसेज आते हैं? 6 से 7 इंजेक्शन अगर चाहिए होता है, कितने गैप पर चाहिए होता है, अगर आप समझा सकें। अमूमन तौर पर अगर आपको ब्लैक फंगस डायग्नोस होता है तो उसके लिए एम्फोटेरेसिन बी इज अ मैंडेटरी ड्रग, उसको देना ही देना है जी। उसके साथ में हम 1-2 ओरल मेडिकेशंस और जोड़ सकते हैं, पर म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस एक ऐसी फंगस है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है और एक के बाद एक चीज़ डैमेज करती जाती है, तो एम्फोटेरेसिन देना ही। और एक एडल्ट के इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन में 2 प्रकार की आती है, एक प्लेन आती है, एक लाइपोसोमल आती है। तो प्लेन की डोज कम होती है, लाइपोसोमल की डोज ज़्यादा होती है। तो कहा जा रहा है कि 6 से 7 इंजेक्शन ज़रूरत होते हैं, वो बेसिकली लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन की बात। लाइपोसोमल की उन मरीजों को ज़रूरत होती है जिनकी ऑलरेडी एज्ड हैं, जो उनकी किडनी में थोड़ी बहुत शिकायत होती है, उसमें एम्फोटेरेसिन लाइपोसोमल वाला ही इस्तेमाल किया जाए। उसको एक पेशेंट को कम से कम 5 इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये सारा मामला जो हुआ है ना, वो डिमांड और सप्लाई का है जी। इतने सालों से हमें इतनी डिमांड ही नहीं थी,
जी, अब अचानक से डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई को रीस्टोर होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। कोशिश हालांकि बस सरकारें ये- कर रही हैं और या। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये किल्लत दूर होगी। एक बस मेरी- लास्ट कॉलर हम ले लेते हैं मैम। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे कॉलर हैं अभय शर्मा जी, मथुरा से जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर किशोर, अगर आप इनका जवाब दे सकें। अभय जी, अभय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, ये पूछ रहे थे हम। हाँ जी जी, सर, ये पूछ रहे थे जैसे कि मेरी नाक में थोड़ी खुश्की टाइप का हो रहा है, तो क्या ये ब्लैक फंगस के लक्षण है? डॉक्टर किशोर। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र है 18। अच्छा अच्छा, और आपको कोई दूसरी बीमारी है? कोई भी बीमारी नहीं है। अच्छा, तो आप भूल जाइए, आपको कुछ टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको और कुछ चीज है, अगर सर दर्द है और आपकी रैपिडली बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे सूजन है या और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका सोच सकते हैं, लेकिन इसको सोचो मत। ज्यादा सोचने से ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तमाम दर्शकों को भी हमारी यही सलाह है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या फिर कोरोना से ग्रसित हैं, ज्यादातर मामले ब्लैक फंगस के उनमें सामने आ रहे हैं, और जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनमें ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें और सही वक्त पर सही फैसला लेके खुद के साथ न्याय करें, सही इलाज खुद को मुहैया कराएं और अपने चाहने वालों को, आसपास के लोगों, परिवार को भी इसी तरीके से ट्रीट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना आपका। डॉक्टर किशोर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और बहुत सारे भ्रम दूर करने के लिए, क्योंकि फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि हम भ्रम में ना रहें और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसी पर भरोसा करें और अपना ख्याल जरूर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Powered by MediBuddy, your health buddy.